हेलो बच्चों, वेलकम टू द नून अकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो चलिए, कल हमने क्या पढ़ा? तो कल हमने ग्राफ पढ़े। ठीक है, हमने उससे पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। और इस वीडियो में हमें क्या करना है, जिन न्यूटन की जो लॉज है, ठीक है, वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जो भी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स है वो भी हमें पढ़ना है, और मोमेंटम क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर आज हमें कवर करनी है। ठीक है, चलिए, सारे बच्चे आ चुके हैं। और कैसे हैं आप सब बच्चों लोग? मजे में है ना? बच्चे लोग मजे में है कि नहीं आप? बिल्कुल, चलिए। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, यस, ओके ओके, या श्रेया, ओके, चलिए। यहाँ पर देखिए, आज हमें क्या करना है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेंगे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट लॉ है ये एक्सप्लेन करता है इनर्शिया के बारे में। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, समझ लीजिए। अब सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि ये जो न्यूटन ने जो थ्री लॉज दिए हमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, जो पहला लॉ है, ठीक है, जो पहला लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये इससे पहले गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था बेटा? गैलीलियो ने। और गैलीलियो के जो भी थ्योरी थी, उसका इस्तेमाल न्यूटन जी ने किया, और उसके आधार पर उन्होंने अपने कुछ लॉज बनाए। ठीक है, उन सारे थ्योरी की स्टडी कर कर। यहाँ पर देखिए बेटा, जो पहले लोग क्या मानते थे, पहले लोग ऐसा मानते थे कि मान लीजिए अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मास है, मान लीजिए एक बड़ा गोला है, ठीक है, और ये बहुत छोटा गोला है। ठीक है, m1 का मास कैसा बेटा? बहुत कम है। और m2 का मास कैसा बेटा? बहुत बहुत ही कम है। और m1 का थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए ये 10 kg का है, ठीक है, और ये सिर्फ 1 kg का है। ठीक है, अगर इन दोनों को ही अगर हम ऊपर से अगर छोड़ दे इस तरह से, इस हाइट से, तो ये नीचे आएंगे। ठीक है, तो क्या ये सेम टाइम पे आएंगे, या फिर इसका जो टाइम होगा जमीन पर पहुंचने के लिए, अर्थ के सरफेस पे पहुंचने के लिए, ये अलग अलग होगा। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा उसको कम टाइम लगेगा सरफेस पे आने के लिए? किस ऑब्जेक्ट को बेटा? m2 को टाइम ज्यादा लगेगा कि या m1 को लगेगा बेटा? m2 को। तो देखो बेटा, न्यूटन जी ने क्या कहा है और गैलीलियो जी ने कहा क्या है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूंगा कि इन दोनों ही मासेस को जमीन पर आने के लिए जो टाइम लगेगा, वो टाइम सेम होगा बेटा। वो टाइम अलग नहीं होगा बेटा, टाइम सेम होगा। क्यों? टाइम सेम होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है क्यों, तो ये काम कीजिएगा, आप क्या करिएगा, घर पे जाकर करिएगा। ठीक है, ऊपर से दो चीजें जिनका मास अलग अलग है, ठीक है, एक बड़ी चीज और एक छोटी चीज, उन दोनों के भी आप क्या करिएगा, किसी हाइट से छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा बेटा कि ये दोनों ही चीजें क्या हो जाएगी, सेम टाइम में जमीन पर आ जाएगी, सेम टाइम में, सेम टाइम में। ठीक है, देखिए क्यों बेटा, अगर मान लीजिए अगर आपने कागज का पत्ता ले लिया, ठीक है, पेज ले लिया और उसे छोड़ दिया, तो उसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर देखिए उसका जो सरफेस होता है वो ज्यादा होता है, और एयर और उस पेज का जो सरफेस है वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए वो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह से गोल ले लिए, ठीक है, इस तरह से आपने कोई गोल चीज ले ली, ठीक है, तो वो दोनों ही चीजें सेम टाइम में अर्थ
पे सरफेस पे होगी, ठीक है। यही गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अगर पहले पहले लोग क्या मानते थे, 400 साल पहले, 400 साल पहले लोगों को लगता था कि जिसका मास ज्यादा है वो जल्दी से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। जिसका मास ज्यादा है वो चीज जल्दी से नीचे गिर जाएगी। लेकिन जब गैलीलियो ने बताया लोगों को कि ऐसा नहीं है, तब लोगों ने क्या कहा, उनको गालियां दी, ठीक है। उनको गालियां दी, उनको घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। उनको बहुत वहां पर परेशान किया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया बेटा, कि ये चीजें वहां पर एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग मासेस के जो ऑब्जेक्ट हैं वो ले लिए और एक बड़े से टावर के ऊपर चढ़ गए और वहां से लोगों को बुलाया और कहा कि देखिए मेरे पास दो अलग अलग मासेस की चीजें हैं और इन दोनों को मैं क्या करूंगा, एक ही साथ जमीन पर छोड़ दूंगा। ये दोनों ही चीजें जिनका मास अलग अलग है, ये सेम टाइम पर पृथ्वी के सरफेस पे पहुंच जाएगी। और वही हुआ, ठीक है। तो जो अभी आपने कहा कि यम 1 जल्दी पहुंच पाएगा, यम 2 जल्दी पहुंच पाएगा, तो ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। मास कुछ भी हो, लेकिन ऊपर से जब हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो दोनों ही चीजें सेम टाइम में, ठीक है, साइमल्टेनियसली अर्थ को हीट करेंगी, अर्थ के सरफेस को बेटा हीट करेंगी। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं इनर्शिया की तरफ। अब इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया होता क्या है, मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं। इनर्शिया सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनर्शिया होता क्या है। देखो बेटा, आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन, ये गाड़ी, ये जो व्हीकल है ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है और अचानक से आपके सामने कोई चीज आ गई और आपने धड़ाम से ब्रेक लगा दिए, ठीक है। और ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, गाड़ी तो रुक गई, लेकिन जो आपका जो बॉडी थी, आपकी जो बॉडी थी, वो क्या हो गई बेटा, आगे की तरफ सरक गई, आगे की तरफ झुक गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपके बॉडी का जो मास है, ठीक है, मास का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मास है तो वहां पर इनर्शिया होगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, वहां पर इनर्शिया होगा। यानी इस बॉडी में जो भी इनर्शिया है वो क्या करेगा, जिस पोजीशन में वो था, ठीक है। देखिए इनिशियली वो कौन से पोजीशन में था, यूनिफॉर्म मोशन में था, क्योंकि गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही थी, ठीक है। मान लीजिए इस गाड़ी का जो स्पीड था वो था 20 मीटर पर सेकंड और इस स्पीड से गाड़ी जा रही थी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है। अचानक से हमने ब्रेक लगा दिया, अचानक से क्या कर दिया, हमने ब्रेक लगा दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो हम थे, ठीक है, जो हमारी जो बॉडी थी उसका जो इनर्शिया था वो क्या करेगा, उसी मोशन में रहने की कोशिश करेगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है क्या, नहीं, वो तो रुक गई, हमने ब्रेक लगाई इसकी वजह से। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगी। वो क्या करेगी, जो भी चेंज हो रहा है वहां पर उसे अपोज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। जो भी चीज किसी भी मोशन को या फिर डायरेक्शन को अपोज करने की कोशिश करते हैं, करती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इनर्शिया कहते हैं। यानी यहाँ पर हमने जो यूनिफॉर्म स्पीड था उस यूनिफॉर्म स्पीड को हमने अचानक से जीरो कर दिया ब्रेक लगाकर। तो यहाँ पर जो बॉडी थी वो बॉडी क्या करेगी बेटा, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी और इसकी वजह से वो आगे की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी, ठीक है। आगे की तरफ हम झुक जाते हैं, आपने देखा होगा कभी, अगर अगर अचानक से अगर ब्रेक लगा दिया तो ये चीजें होती है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से थम्स अप भेजो मुझे, थम्स अप भेजो बेटो। ओके, चलिए जल्दी से थम्स अप भेजिए अगर समझ में आ गया ये कंसेप्ट, तो ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो चलिए यहाँ पर और एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये साइकिल पर आप चल रहे हैं, साइकिल आप चला रहे हैं, ठीक है। साइकिल जो है यूनिफॉर्म मोशन में, सॉरी, एक मिनट, यूनिफॉर्म मोशन में है,
ठीक है, यानी इसका जो भी स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है। इस तरह से साइकिल जा रही है। अचानक से कोई चीज इस साइकिल के बीच में आ गई बड़ी सी, तो साइकिल जोर से टकरा गई उस चीज से। तो क्या हो जाएगा, जो साइकिल का जो भी स्पीड था या फिर जो भी यूनिफॉर्म मोशन था, वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। स्पीड था, वेलोसिटी थी, वो जीरो हो जाएगी। मतलब साइकिल जगह पर ही रुक जाएंगी। लेकिन जो आपकी जो बॉडी थी, वो बॉडी क्या करेगी बेटा, जिस पोजीशन में इनिशियली थी, किस पोजीशन में थी, यूनिफॉर्म मोशन में थी, तो उसी पोजीशन में वो रहने की कोशिश करेगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। तो उसी पोजीशन में रहने के कारण वो ट्राई करेगी कि हम उसी पोजीशन में रहे। लेकिन साइकिल तो रुक गई और आप जो है आगे की तरफ फेंक दिए गए हैं। तो इसे कहते हैं बेटा इनर्शिया। ठीक है, इसे कहते हैं बेटा इनर्शिया। यानी जितना मास होगा बेटा, उतना ही इनर्शिया होगा। ठीक है, समझ लिया बेटा ये चीजें आपको। चलिए, मैं आपको अब जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, वो मैं आपको थोड़ा सॉरी, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो इरेज करना थोड़ा सा दिक्कत वाला है। तो चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर न्यूटन जी ने 3 लॉज यहाँ पर हमें बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है इनिशियली, देखो इनिशियली होता क्या है। ठीक है, जो पहला लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है इनर्शिया से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है बेटा, इनर्शिया से रिलेटेड है। अभी क्या है तो देखो, जो इनर्शिया होता है, ये 3 प्रकार का इनर्शिया होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ द इनर्शिया। कौन कौन सा, तो देख लीजिए यहाँ पर इनर्शिया कौन कौन सा होता है। 3 टाइप का इनर्शिया होता है बेटा। ठीक है, एक मिनट बेटा, ये लाइन में स्ट्रेट नहीं खींच पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मोशन, डायरेक्शन और रेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, अगर मान लीजिए कोई चीज अगर रेस्ट में है, ठीक है, कोई चीज अगर रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो जब तक, ठीक है, जब तक हम उस चीज पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक उस बॉडी, जो भी बॉडी है, उसकी जो पोजीशन होगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। यानी वो रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इनर्शिया। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इनर्शिया इसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरी चीज मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई चीज मान लीजिए अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, जब तक हम उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करेगा। डायरेक्शन नहीं, जो अपना मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा। ठीक है, जिस पोजीशन में वो चल रहा है उसी पोजीशन में वो चलेगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। डायरेक्शन, कोई चीज जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी, तब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force act on it। सिंपल सा मतलब है, जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी भी मास पर, किसी भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर हम जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब तक उसके मोशन में कोई बदलाव नहीं होगा, उसके जो स्टेट में है कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, कि मान लीजिए कोई चीज इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, डायरेक्शन इस तरह से है, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है, जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इसके मोशन में कोई बदलाव नहीं होगा, उसी मोशन में वो रहने वाला है। ठीक है, जब तक हम इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये जो लॉ हमें बताया है, ये बताया है न्यूटन जी ने, और इसके लिए इस लॉ को हम कहेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
ठीक है, यानी तब तक उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या होती है बेटा, वो हमारे सन के अराउंड घूमती है। ठीक है, उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, वो उसी तरह से घूमती रहेंगी जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे। अनबैलेंस फोर्स हम लगा सकते हैं क्या अर्थ पर? नहीं लगा सकते, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई अगर एस्ट्रॉइड, कोई अगर दूसरा अगर प्लैनेट आ गया और हमारी पृथ्वी से टकरा गया, तब हो सकता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो भी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, जो भी सर्कुलर पैथ को फॉलो कर रही है, वो पैथ चेंज करे, उसकी जो भी वेलोसिटी है, जो भी उसका जो स्पीड है, वो भी चेंज हो जाए। लेकिन कब? जब हम हमारे अर्थ पर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए बेटा क्या है। When we are traveling by a bus, we experience backward jerk as the bus start from the rest. देखिए, अगर आप बेड में बस में बैठे हुए हैं, ठीक है बेटा, और अचानक से ड्राइवर ने क्या कर दिया, गाड़ी को शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया और अचानक से गियर डाल दी, क्या हो जाएगा बेटा? आप पीछे की तरफ धकेले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है आपकी, वो उसी पोजीशन में, यानी वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी का जो इनर्शिया है, वो क्या करेगा? रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे आप बैठे हैं, उस गाड़ी में जो आप बैठे हैं, वो क्या करेगी बेटा? वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमने उसे आगे की तरफ ढकेला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आप पीछे की तरह, यहाँ पर जर्क लगेगा, आपको बैकवर्ड जर्क लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, यानी जब तक हम कोई चीज पर कोई फोर्स नहीं लगाते, जब तक हम उस चीज को अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते, तब तक उसके पोजीशन में, उसके डायरेक्शन में, उसके मोशन में कोई बदलाव नहीं होगा। जिस कंडीशन में वो है, जिस मोशन में वो है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसी मोशन में वो रहने वाली। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, उसी डायरेक्शन में वो जाएगी, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये चीज? समझ में आ गई हो तो जल्दी से अंडरस्टूड पर क्लिक करें। सबको समझ आ गई? सबको? ओके, चलिए, तो ये एग्जांपल हमने देख लिए हैं। ठीक है, चलिए, एक मिनट बेटा, स्लाइड के ऊपर, स्लाइड यहाँ पर चढ़ गई है, एक मिनट। एक मिनट बेटा, मैं स्लाइड ले रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। तो देखो बेटा, हमने क्या कर लिया अभी, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, उसे हमने डिस्कस कर लिया, आपको समझ आ गया। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए होता क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and the change in momentum occur in the direction of motion. ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मोमेंटम क्या होता है, ये चीज आपको समझनी होगी। किसी को पता है मोमेंटम क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कि मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? मास इनटू वेलोसिटी, वेरी गुड। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो बेटा, मोमेंटम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। बाद में एक टॉपिक है हमारा लास्ट वाला। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, बिल्कुल सही। देखिए, जो मोमेंटम होता है बेटा, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। और इस मोमेंटम को हम क्या करते हैं बेटा? पी से इंडिकेट करते हैं, यानी हमारा जो भी मोमेंटम हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू वी। ठीक है, अभी जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। वो चेंज होगा क्या बेटा? नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, लेकिन असल में मोमेंटम होता क्या है? मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है। ये कैसा है? रेस्ट में है, रुका हुआ है। ठीक है,
और ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या किया, जोर से ढकेल दिया, यानी इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी। ठीक है, इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी। ठीक, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड से हमने क्या कर दिया, इसे इस डायरेक्शन में फेंक दिया। ठीक है, यानी इस ऑब्जेक्ट का, यानी इस m1 ऑब्जेक्ट का जो भी इफेक्ट इस m2 ऑब्जेक्ट पर होने वाला है, ठीक है, इसे हम कहेंगे मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम तो जो आपने बताया ये तो हो गया बेटा एक इक्वेशन हो गया मान लीजिए। ठीक है, लेकिन असल में मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम का मतलब होता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा m2, इस m1 को हमने क्या कर दिया बेटा, कुछ वेलोसिटी दे दी। ठीक है, और वो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, इस ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा। स्ट्राइक होने के बाद इस ऑब्जेक्ट पर जो भी इफेक्ट होगा इस m1 ऑब्जेक्ट का, ये क्या होगा बेटा, ये होगा मोमेंटम। इसे हम कहते हैं बेटा मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ठीक है बेटा, ये दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, मैं बाद में आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया मोमेंटम। अब मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी इस ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट होने वाला है, इस m1 का, m1 ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, फेंक दिया कुछ वेलोसिटी से इस m2 पर। इस m2 पर क्या इफेक्ट होने वाला है, ये किन चीजों पर डिपेंड करेगा, कोई मुझे बताएगा। m2 ऑब्जेक्ट पर, m2 ऑब्जेक्ट पर इस m1 का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो जो इफेक्ट होगा ये किन चीजों पर डिपेंड करेगा, किन चीजों पर डिपेंड करेगा बेटा, कोई मुझे बताएगा। बिल्कुल, मास एंड वेलोसिटी पर। मतलब बेटा कि इसका मास क्या होगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पर डिपेंड करता है बेटा कि इसका इफेक्ट इस m2 ऑब्जेक्ट पर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल, मास वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा कि इसका इफेक्ट इस m2 ऑब्जेक्ट पर क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बेटा मोमेंटम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा, हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो चलिए, तो यहाँ पर आज हम इस इक्वेशन को, सॉरी इक्वेशन नहीं, इस लॉ को समझ लेते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। ओके, चलिए देखिए अब क्या है, स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड फोर्स, एंड चेंज इन द मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मोमेंटम आपको समझ आ गया, यानी जो मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है, जो भी मोमेंटम चेंज होता है बेटा, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है किस चीज को, अप्लाइड फोर्स को। क्या होता है बेटा, वो अप्लाइड फोर्स को क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उस मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में ये मोमेंटम होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ये प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स से। ठीक है, और उस मोमेंटम की जो भी डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, ये जो मोमेंटम है होगा, यानी उसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो चलिए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है, रेट का मतलब आ गया तो वहां पर हमें क्या करना होगा बेटा, टाइम से उसे डिवाइड करना होगा। मोमेंटम क्या होता है, यहां पर लिख देता हूं एक बार, मोमेंटम इज नथिंग बट द पी। अभी मोमेंटम क्या होता है बेटा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू। ठीक है, p1। फाइनल मोमेंटम क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए p2, m इंटू v। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स से। तो यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, p2 माइनस p1। देखिए ये हो गया अपॉन टी, टाइम लेंगे बेटा हम। ठीक है, क्या लेंगे, टाइम लेंगे। और जो भी ये जो मोमेंटम है
ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस चीज को, फोर्स को। फोर्स को क्या बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम dp अपॉन dt लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर अगर हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल देना होगा तो क्या होगा, अगर हमें कांस्टेंट लेना होगा तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ पर हम कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते लीजिए, के इक्वल के इनटू एफ, के की अगर वैल्यू 1 हो जाएगी तो dp अपॉन dt इक्वल टू एफ, यानी जो भी फोर्स होगा और जो भी मोमेंटम होगा, ये चीजें क्या होगी, एक दूसरे को प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, यहाँ से हमने, यहाँ पर चीजें हमने देखी हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, क्या बेटा, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन के एग्जाम्पल क्या है, एक बार मैं इसे इरेज कर लेता हूं। ओके, चलिए देखिए अभी, व्हाइल कैचिंग द बॉल क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड। देखो बेटा, आप किसी भी, देखिए बॉल किसी स्पीड से आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उस बॉल के पास क्या है बेटा, मास है। ठीक है, कोई स्पीड से आ रहा है, वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसकी मतलब, इसका मतलब क्या है, उसके पास वेलोसिटी है। ठीक है, कोई मान लीजिए अगर बैट्समैन ने बॉल को बैट से लगा दिया, ऊपर की तरफ बॉल को खेल दिया, तो क्या हो जाएगा, बॉल को कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो इसका मतलब उस बॉल में जब वो बॉल मोशन में होगा तब उसके पास बेटा कोई मोमेंटम होगा कि नहीं होगा। नहीं समझ में आएगा बेटा, तो देखिए समझ, ठीक है, एक बार, एक मिनट, देखो बेटा, अगर मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, ठीक है, बैट्समैन है, उसने बॉल को बैट से मार दिया, ठीक है, बॉल हवा में है, वहां पर एक फील्डर मौजूद है। ठीक है, फील्डर क्या करता है बेटा, जब उस बॉल को पकड़ता है तो अपने हाथ जो है इस तरह से नीचे की तरफ लाता है। देखा है आपने कभी, देखा है कि नहीं देखा, यस और नो बेटा, देखा कि नहीं, यस देखा। जब भी कोई अगर कोई भी अगर हो कैच करने वाला, वो क्या करेगा बेटा, अगर बॉल उसके हाथ में आ गई तो क्या करेगा, वो अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लेगा इस तरह से। ठीक है, वो क्या करेगा बेटा, अपने जो हाथ होते हैं वो इस तरह से पीछे की तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्योंकि देखो, अगर बॉल उधर से आ रही है तो इसका मतलब क्या है, उसको कुछ मास है और उसके पास कोई वेलोसिटी है। अगर मास और वेलोसिटी उसके पास है तो उसके पास क्या है बेटा, उसके पास क्या है, तो उसके पास मोमेंटम है। क्या है बेटा, उसके पास क्या है बेटा, मोमेंटम है। ठीक है, उसके पास क्या है बेटा, मोमेंटम है। किसको नहीं समझ आएगा बेटा, कौन है, प्लीज मुझे बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, मुझे समझ में मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ, इनको समझ में आया है। ठीक है बेटा, चलो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अपने हाथ पीछे करता है, क्यों करता है, क्योंकि जो बॉल होता है उसके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, अभी देखो, अगर मोमेंटम को अगर हमने रोकने की कोशिश की, हमने क्या किया बेटा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। ठीक है, क्या किया बेटा, हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो बॉल को रोकने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे। ठीक है, जब दोनों ही चीजें अगर टकरा जाएंगी, ठीक है, तो वहां पर आपके जो हैंड होंगे उसे तकलीफ हो सकती है, जो आपके हाथ है उसे कुछ लग सकता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस अपने जो हाथ होते पीछे की तरफ लाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, उस मोमेंटम को रोकने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यानी जो भी हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स क्या करते हैं, उसे हम कुछ समय देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाते हैं, और ज्यादा टाइम लगाने की वजह से जो मोमेंटम होता है वो कम हो जाता है, और हमारे हाथ होते हैं उसको कोई वहां पर कह सकते हैं कि हमारे हाथ होते हैं उसे कोई इंजरी वहां पर नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथ पीछे की तरफ खींच जाते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से एथलीट देखिए बेटा, अगर वो जंप लगाते हैं तो वहां पर देखिए सैंड में लगाते हैं कभी भी,
ठीक है। ठोस सतह पर कभी वो जंप नहीं लगाते। अगर वे ठोस सतह पर अगर मोमेंट अगर वो जंप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनके जो पैर है उसे इंजरीज हो सकती है, क्योंकि अगर ठोस सतह हो गई तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जो मोमेंटम होगा, ठीक है, दोनों तरफ से सेम मोमेंटम होगा। और दोनों तरफ से सेम मोमेंटम होगा, ठीक है, दोनों तरफ से अगर फोर्स सेम होगी तो क्या हो जाएगा, उनके पैर को या फिर उनको थोड़ी इंजरी हो सकती है। इसलिए वो क्या करते हैं, कभी भी सैंड में क्या करते हैं, या फिर जो सैंड के या फिर सॉइल कह सकते हैं, उस पर वो जंप लगाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी उसका जो भी स्पीड है, जो भी वेलोसिटी है, उसे रोकने के लिए थोड़ा समय लगता है। और समय लगने की वजह से जिस तरह से वेलोसिटी कम होती है उसी तरह से मोमेंटम कम होता है कि नहीं। मास कम होगा क्या इस एथलीट का या फिर बॉल का, नहीं होगा, लेकिन हम इसकी वेलोसिटी तो कम कर सकते हैं ना। मास कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने उसकी वेलोसिटी कम कर दी, जिस तरह से हम बॉल यहाँ पर आ गया, इस तरह से हम पीछे की तरफ हैंड लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो बॉल की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा और हमें आसानी होगी उस बॉल को पकड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने हाथ पीछे नहीं लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो हैंड हो गए वो इंजर हो सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को समझ लो बेटा, ठीक है। एथलीट भी, एथलीट का जो भी वेट होगा वो तो हम उसे कम नहीं कर सकते, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कम कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी को कम कर दिया बेटा, मोमेंटम कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा क्यों हम इस तरह से करते हैं। तो ये यूज होता है बेटा। सेकंड एमसीक्यू लेंगे ना बेटा, एमसीक्यू भी हम लेंगे, ठीक है। अभी आज जो पार्ट है, ठीक है, ये एक मिनट मैं बता दूं कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो कल होंगे हमारे एमसीक्यू बेटा, ठीक है, कल एमसीक्यू होंगे हमारे। ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक मिनट बेटा, फिर से कोई स्लाइड यहाँ पर मिस हुई है, थर्ड लॉ यहाँ पर मिस हुआ है। एक मिनट बेटा, थर्ड लॉ में एक बार इसे ऐड कर दूं। तो देखो बेटा, मोमेंटम, मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके बाद हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके बाद हम बेटा थर्ड लॉ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेकंड लॉ है वो मोमेंटम से रिलेटेड है, तो इसलिए। तो देखो बेटा, इफेक्ट कहां पर चला गया, एक मिनट बेटा। देखो बेटा, मोमेंटम होता है क्या है, द इफेक्ट, the effect of one object striking another object depends both on the mass of the former object and velocity, ठीक है। पहले मैंने आपको सॉरी बता दिया था कि जो भी इफेक्ट होने वाला है दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, वो डिपेंड करता है बेटा कि उसका मास कितना है, ठीक है, उसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। और प्रॉपर्टी को इसी प्रॉपर्टी को न्यूटन जी ने क्या क्या कहा बेटा, मोमेंटम कहा। क्या कहा, मोमेंटम कहा, ठीक है। मोमेंटम हम पी से वहां पर डिनोट करते हैं। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसे इस तरह से हम लिखते हैं, पी इक्वल टू एम वी, ठीक है। और जो मोमेंटम है बेटा वो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अभी डेफिनेशन क्या है मोमेंटम की, मोमेंटम की डेफिनेशन है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी ये तो अपने पिछले वाली मोमेंट इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। देखिए जो लॉ हमने इससे पहले पढ़ा है सेकंड लॉ, उसकी डेफिनेशन है, ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी। हाँ चलिए, मोमेंटम आपको पता है, ठीक है। अभी मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, किससे, फोर्स से। ये किस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इसे यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। तो देखो बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u है। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि जो स्लाइड है ना, जो स्लाइड है, जो पीपीटी है, थोड़ी सी वो अरेंज होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने ये अरेंज की थी तो कुछ जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली पीछे चली गई, कुछ आगे चली गई, तो इसके लिए थोड़ा सा वो सीक्वेंस था उसे मैं लगाने में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी देर हो गई, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, when the force is you have applied in the direction of its velocity for the time t,
इट्स वेलोसिटी बिकम अ व्यू। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और उस पर हमने क्या कर दिया बेटा, कोई फोर्स लगा दिया। ठीक है, फोर्स लगा दिया तो क्या हो जाएगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएंगी। यानी पहले u थी, इनिशियल वेलोसिटी बाद में v हो गई। ठीक है, समझ लो। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, उसे हम टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, अभी चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस एम यू। एम वी मतलब ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम, एम यू हो गया मतलब हमारा इनिशियल मोमेंटम। इन दोनों को टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास है, मास तो कॉमन है ना, मास तो कॉमन है, तो यहाँ पर हमने मास को बाहर निकाल लिया, तो क्या हो गया बेटा, एम इन ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है बेटा, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, वहां उसे हम ये लिख सकते हैं। अब ये का मतलब क्या होता है बेटा, ये का मतलब क्या होता है, फोर्स। फोर्स भी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स भी क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमने किस तरह से लिखा, अभी ध्यान दो, यम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ। एफ मतलब अप्लाइड फोर्स, और मोमेंटम यहाँ पर हमारा बन गया यम इनटू ए। ठीक है, एफ इक्वल टू, अगर हमें ये साइन निकाल देना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो अगर हम कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट क्या लेंगे बेटा, के लेंगे। के की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 लेंगे, तो वहां पर के लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब फोर्स इक्वल टू यम इंटू ये, मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोमेंटम से। ठीक है, फोर्स क्या होता है बेटा, वही होता है मास, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो वही हो गया। तो देखो यहाँ पर हमने ये प्रूफ भी कर दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये चीजें आपको? समझ में आ गई हो तो जल्दी से अंडरस्टूड पर क्लिक करें। ओके, समझ में आ गया बेटा सभी को? कोई दिक्कत है? तो चलिए, शुभम, नहीं समझ आ गया बेटा? ठीक है, मोमेंटम समझ में आ गया शुभम, क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है शुभम? मोमेंटम समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, अभी जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स को, ये समझ में आएगा बेटा? जो मोमेंटम होता है वो फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब अगर फोर्स बढ़ गया तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, फोर्स अगर कम हो गया तो मोमेंटम भी क्या होगा बेटा, कम होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया बेटा, इसे हमें प्रूव करना है। किस तरह से करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, जब भी रेट आता है तब हमें क्या करना होता है, उसे टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर हमने कर दिया, टाइम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अभी चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, इन दोनों का डिफरेंस। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, मास। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा इस किसी भी ऑब्जेक्ट की, यू, ये होगा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटा, एम इंटू वी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर हमने वही किया, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इक्वल टू लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा मास यहाँ पर सेम है, एक ही ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसका मास सेम है, तो मास को मैंने बाहर निकाल लिया, v माइनस यू हो गया अपॉन टी हो गया। v माइनस यू अपॉन टी, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। तो वहां पर हमने यम इंटू ले लिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बन गया हमारा, यम इंटू ए। यम इंटू ए का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स भी यम इंटू ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, यम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को निकाल देना है। यहाँ पर हमें कांस्टेंट लेना होगा, तो कांस्टेंट ले लिया हमने के, एफ इक्वल टू के इनटू एम में। के की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 ले ली, तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ इक्वल टू एम इंटू ये। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जो भी
मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए, तो देखो बेटा, अब जो मोमेंटम होता है उसे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में ये क्या होगा बेटा, मोमेंटम भी होगा, ठीक है। फिर मोमेंटम का जो भी यूनिट है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये बन गया हमारा एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम। सीजीएस यूनिट क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर unbalanced force applied on an object causes a change in the velocity of the object, then it also causes the change in momentum। यानी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, उसका जो भी वेलोसिटी होगा, जो भी स्पीड होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स इज नेसेसरी टू कॉज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी अगर हमें मोमेंटम को चेंज करना है तो वहां पर हमें फोर्स लगाना ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा ये चीजें, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या, देखो बेटा, आपने देखा होगा, इसके एग्जांपल मैं आपको एक बार दे दूं, उसके बाद हम लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, आपने कभी रॉकेट देखा बेटा, रॉकेट, या फिर आप कहेंगे रॉकेट देखा आपने, ठीक है। देखो बेटा, रॉकेट क्या होता है, जो उसके नीचे क्या होता है बेटा, एक प्रोपेलेंट होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से क्या होता है बेटा, जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, और फ्यूल बर्न होने की वजह से वो फ्यूल फ्यूल क्या करता है बेटा, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाता है, ये हो गया हमारा एक्शन फोर्स, ठीक है। फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है, उसे हम रिएक्शन कहेंगे। तो देखो बेटा, जो रॉकेट होता है, या फिर आप दिवाली को जो रॉकेट जलाते हैं छोटा वाला आपके घर पे, ठीक है, वो नीचे की तरफ जलता है, इसका मतलब वो क्या करता है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है, उसे हम एक्शन फोर्स कहेंगे, ठीक है। वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है लेकिन वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है। उसी तरह से अपने अगर अपने जब भी कभी भी जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं, ठीक है, वहां पर जो रॉकेट होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जैसे कि उसे हम क्या कहेंगे, पीएसएलवी, ठीक है, जो लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ठीक है, जो इसरो के पास है, उससे हम सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं। वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है, और उसका जो रिजल्ट होता है, यानी उसका जो रिएक्शन होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें दिखाई देती है, और इसके वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ चले जाता है, ठीक है बेटा। यानी ये लॉ यहाँ पर आपको सबसे पहले अभी देखना होगा। देखो, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। एवरी एक्शन फोर्स, यानी हर एक्शन फोर्स को एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है, और वो साइमल्टेनियसली वहां पर एक्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, और यहाँ पर आप खड़े हैं, और आप क्या कर रहे हैं बेटा, इस वॉल पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, इस वॉल को इधर ढकेल रहे हैं, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा एक्शन फोर्स, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन में आप उसे ढकल रहे हैं, ये हो गया हमारा एक्शन फोर्स। और ये वॉल क्या करेगी, एक अपोजिट फोर्स लगाएंगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक अपोजिट फोर्स लगाएंगी, उसे हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स, और इसके वजह से ये वॉल यहाँ पर खड़ी है। अगर ये अपोजिट फोर्स नहीं लगाती तो ये वॉल यहाँ पर गिर जाती, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
ये एक बुक देखिए बेटा, ये बुक यहाँ पर टेबल पे हमें रखा हुआ है, ठीक है। ये जो ग्रेविटी है ये क्या कर रहे हैं, इस बुक को नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या कर रही है बेटा, खींच रही है, ठीक है बेटा। नीचे की तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। और ये बुक नीचे की तरफ आ रहा है क्या, देखो बेटा ये टेबल है, ठीक है। अगर टेबल नहीं होता तो ये बुक नीचे की तरफ आता कि नहीं आता, मान लीजिए टेबल नहीं होता तो ये बुक नीचे की तरफ आता कि नहीं आता, ग्रेविटी की वजह से आता कि नहीं आता है, अरविंद आता कि नहीं आता। ओके, हाँ केमिस्ट्री, हाँ टाइम है ना बेटा, टाइम है ना अभी, ठीक है। नीचे की तरफ आता, लेकिन ये नीचे नहीं आ पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेबल है। टेबल क्या काम कर रहा है यहाँ पर, टेबल क्या कर रहा है बेटा, एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है इस बुक पर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है ये टेबल, ठीक है। ये टेबल क्या कर रहा है, इस जो भी एक्शन फोर्स है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे अपोज कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसके वजह से ये बुक यहाँ पर क्या हो गई, स्टेशनरी पोजीशन में है। अदरवाइज क्या होती है, ये नीचे की तरफ आ जाती। ये बुक यहाँ पर स्टेशनरी पोजीशन में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ भी एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है। इसके वजह से ये बुक यहाँ पर क्या है बेटा, स्टेशनरी पोजीशन में है। हैव यू गॉट इट। ओके चलिए देखो, आप एक बड़े एग्जांपल देता हूं। आपने बलून को इस तरह से फुगा दिया, ठीक है, इस तरह से उसमें आपने क्या कर दिया बेटा, एयर को भर दिया, और आपने क्या कर दिया बेटा, उस बलून को छोड़ दिया, ठीक है। जो इन्फ्लेटेड बलून था आपको क्या, आपने उसे छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो बलून है उसमें जो भी एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी, स्पीड से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, इस माउथ से। यानी ये हो गया है हमारा एक्शन फोर्स, यानी एयर जो बाहर निकल रही है उस माउथ से, ये हो गया हमारा एक्शन फोर्स। और वो बाहर निकल रही है, इसके वजह से वहां पर भी एक रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन फोर्स होगा। वो क्या करेगा, इस बलून को ऊपर की तरफ ढकेलेगा, और ये बलून क्या हो जाएगा बेटा, रैंडमली इस तरह से मूव करेगा, रैंडमली ये इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और वो क्या कर रहा है, उस बलून को ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, या फिर जो भी एक्शन फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल रहा है, और इसके वजह से जो बलून होगा वो रैंडमली मूव करेगा। अब आपने ये एग्जांपल कहीं पर देखा होगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, तो चलिए, और ठीक है, ठीक है, देखो चलो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो बेटा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये पढ़ेंगे। देखो बेटा क्या होता है, when no external force act on a two interacting object, the total momentum remain constant, it do not change. Or when the two objects collide, their total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. ठीक है बेटा, मोमेंटम तो आपको पता चल गया क्या होता है, m इंटू बी, ठीक है। यानी दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, ठीक है। ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक हो गया, कोलाइड हो गया। स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएगा, इसके पास जो भी मोमेंटम था, यानी इसके पास जो भी वेलोसिटी थी, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी थोड़ी सी, यानी ये जो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट था ये भी थोड़ा सा मोशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके पास जो भी मोमेंटम था वो मोमेंटम कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हो गया जो भी थी वो कम हो गई। मास उतना ही है इसका, लेकिन इसकी जो भी वेलोसिटी है वो कम हो गई, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पर स्ट्राइक किया इसके वजह से। लेकिन ये जो रेस्ट में था, ठीक है, जो रेस्ट में था उसके पास मोशन आ गया, तो मोशन आ गया मतलब उसके पास कोई कुछ वेलोसिटी आ गई, तो इसका जो भी मास होगा, जो भी वेलोसिटी होगी, तो क्या हो जाएगा बेटा,
इसके पास भी मोमेंटम आ जाएगा। तो इसका मतलब जो भी इनिशियल मोमेंट था इस ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, जो भी इस ऑब्जेक्ट के पास जो भी इनिशियल मोमेंट था, मोमेंटम था, और जो भी कोलाइड होने के बाद जो भी मोमेंटम होगा, ठीक है, ये क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। कैसे, देख लीजिए, फिर से एक बार बता देता हूं। टाइम है हमारे पास 5 मिनट टाइम है, ठीक है, जल्दबाजी मत करो, बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं। तो देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट m2 अगर ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, कमेंट करो जल्दी से। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, 0। बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी m1 के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो भी मोमेंटम होगा, m1 का और m2 का, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p1 और इसका मोमेंटम प्लस p2, इस तरह से लिख सकते हैं इसे हम, इनिशियल मोमेंटम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ अभी, क्योंकि ये अभी स्ट्राइक नहीं हुए हैं, ये स्ट्राइक नहीं हुए हैं, इसका मोमेंटम 0 है, इसका मोमेंटम यम वी है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। यस, अब स्ट्राइक होने के बाद इसकी वेलोसिटी कम होगी कि नहीं होगी, यस और नो, जल्दी से फास्ट, 3 मिनट बाकी है, जल्दी से, यस कम होगी, वेलोसिटी कम होगी ना इसकी स्ट्राइक होने के बाद, होगी कि नहीं होगी, होगी। यानी इसकी वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब इसका मोमेंटम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा। अगर मोमेंटम कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मोमेंटम कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास कुछ मोमेंटम आ गया, क्योंकि ये स्ट्राइक होने के बाद ये ऑब्जेक्ट m2 रेस्ट में था, रेस्ट में था लेकिन मोशन में आ गया, इसको कुछ वेलोसिटी मिल गई क्योंकि ये स्ट्राइक हो गया, ये ऑब्जेक्ट इस पर स्ट्राइक हो गया, तो इसकी वजह से इसके पास कोई वेलोसिटी आ गई, तो इसका मतलब इसके पास भी कोई मोमेंटम आ गया। यानी स्ट्राइक होने के बाद इसके पास जो भी मोमेंटम था और इसके बाद जो भी मोमेंटम था, ये हम इसे m1 प्लस p1 प्लस p2 इस तरह से लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, ये दोनों ही मोमेंटम इक्वल हो गए, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हो गए, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया है तो कल फिर से मैं आपको ये चीज बताऊंगा बेटा, ठीक है। कल से फिर मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आज का टाइम हो चुका है इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ओके, समझ में आ गया बेटा, ओके। कल हम इसी वक्त मिलने वाले हैं, इसी वक्त मिलने वाले हैं शाम को 7 बजे, ठीक है। कल मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको ये चीजें, ठीक है बेटा, फिर से एक्सप्लेन करूंगा बेटा मैं आपको ये सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल कोई टेंशन मत लीजिए। कल हम क्या लेंगे, पार्ट 5 लेंगे लॉज ऑफ मोशन का, 7 बजे, ओके बेटा, समझ में आ गया सबको।